जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल हमने देखा था विज्ञान का पहला चैप्टर, उसमें हमने 47 क्वेश्चनों पर आप लोगों को डिटेल में फुल डिटेल आपको दिया था। किसका? तो विज्ञान का। तो आज हम इसका सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। तो टोटल हमारे 300 क्वेश्चन हैं। इसमें हमने 47 पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम इसमें 48 से 102 क्वेश्चन इसमें बताएंगे। तो चलते हैं 48वें क्वेश्चन से। तो देख लेते हैं हमारे आज के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं विज्ञान से। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र युक्त लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं तो खरगोश में, गाय में, चूहे में या मेंढक में। तो ये किस में पाई जाती हैं कि केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएँ किस में पाई जाती हैं। तो ये किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मेंढक में। ओके, किस में पाई जाती हैं? मेंढक में पाई जाती हैं। केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएँ मेंढक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन अमर है। तो कौन अमर है? आहार नाल कोशिका, वृक्क कोशिका, जनन कोशिका या प्लाज्मा कोशिका। तो ऐसी कौन सी कोशिका है जो अमर है? तो इसमें कौन सी कोशिका जो है अमर है? तो वो है हमारी जनन कोशिका। जनन कोशिका है ये, अमर कोशिका है। क्या है? अमर कौन है? तो अमर है जनन कोशिका। जनन कोशिका है वो अमर कोशिका है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलती रहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो पित्तस्राव किसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो पित्तस्राव किसकी सांद्रता के समानुपाती होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फास्फोरस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? वसा। वसा क्या है? पित्तस्राव किसकी सांद्रता से समानुपाती होता है? तो वसा की, ठीक है, वसा की सांद्रता के समानुपाती होता है पित्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेरिन। हिपेरिन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो हिपेरिन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? क्या है? ग्लोबेट कोशिका द्वारा, मास्ट कोशिका द्वारा या ऑक्जेड कोशिकाओं द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो इसमें हो जाएगा मास्ट कोशिकाओं के द्वारा। मास्ट कोशिकाओं के द्वारा जो है हिपेरिन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो ये मास्ट कोशिका द्वारा स्रावित होता है हिपेरिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकल्पी अवयवी जीवाणु हैं। अविकल्पी अवयवी जीवाणु हैं तो एक किण्वन उपापचय में एक श्वसन श्रृंखला बना सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना बढ़ सकते हैं और उच्च ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना बढ़ सकते हैं या न्यून ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सीजन के बिना बढ़ सकते हैं तथा न्यून ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। क्या है? तो अविकल्पी अवयवी जीवाणु होते हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सही आहार श्रृंखला है? शैवाल, मेढक, कीट, सांप, मोर। शैवाल, कीट, मेढक, सांप, मोर। कीट, शैवाल, मेढक, मोर, सांप। शैवाल, मेढक, कीट, मोर, सांप। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? शैवाल। सबसे पहले क्या आता है? जो शैवाल होता है उससे कौन खाता है? कीट खाता है। कीट को मेढक खाता है और मेढक को सांप, और सांप कौन खाता है? तो सांप को खाता है मोर। ओके, तो ये हमारी एक आहार श्रृंखला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए एक दूसरे के समरूप हैं क्योंकि दोनों क्या हैं कि शर्करा समान है, न्यूक्लियोटाइड बहुलक हैं, द्विसूत्री हैं, के समरूप पिरामिडीन हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डीएनए और आरएनए एक दूसरे के समरूप हैं क्योंकि दोनों न्यूक्लियोटाइड बहुलक हैं। क्या है? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। ओके, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में हमारा क्या हो जाएगा ये आपको देखना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या हो जाएगा। केंचुए के
केचुए के पृष्ठीय वृक्क और तिलचट्टे की मैलगिगी नलिका में क्या समानता है? तो इसमें क्या समानता है? दोनों अपना द्रव्य आहार नाल के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं, या दोनों मुक्त शरीर के सिरे से शरीर के कोठर में खिलते हैं, या दोनों शरीर के साथ खंडित व्यवस्थित होते हैं, या दोनों यूरिया के रूप में अपना नाइट्रोजनी अवशिष्ट निकालते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा सही हो जाएगा। दोनों मुक्त सिरे शरीर के कोठर में खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचय। उपचय क्रिया है उत्सर्जन, पोषण, रुधिर परिवहन या श्वसन। तो उपचय जो क्रिया है ये कैसी क्रिया है? तो उपचय क्रिया जो हो जाएगी हमारी, वो किस तरीके की क्रिया हो जाएगी? वो एक पोषण है। क्या है? उपचय की क्रिया एक पोषण क्रिया कहलाती है। क्या है? पोषण क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। पिनोसाइटोसिस एवं फेगोसाइटोसिस कार्य, तो इनका कार्य क्या है? जीव द्रव्य का, कोशिका कला का, या कोशिका का, या केंद्रक का। तो किसका है ये? तो आपको बताना है इसका कार्य क्या है। तो किसका कार्य है? तो ये किसका कार्य हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 57 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कोशिका कला का। तो ये क्या है? पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस ये कोशिका कला का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए में एडेनिन से सदैव जुड़ता है। डीएनए में एडेनिन से सदैव जुड़ता है साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, फास्फोरिक अम्ल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है थायमिन। डीएनए में एडेनिन से सदैव थायमिन जुड़ता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया है? तो ये मेंडल ने, स्टीफन्स ने, या बिडल एंड टोटम ने, या डार्विन ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी, बिडल एवं टोटम ने। किसने दिया है ये सिद्धांत? तो ये सिद्धांत दिया है बिडल और टोटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्स क्या है? ट्रांसक्रिप्स से बनता है, ट्रांसक्रिप्स में बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में बनता है। तो क्या बनता है ट्रांसक्रिप्शन में? ये देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में mRNA या tRNA या प्रोटीन या RNA। तो इसमें से क्या बनता है? तो इसमें बनता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, tRNA। इसमें क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन में tRNA बनता है। क्रियाशील जीव द्रव्य ऑक्सीजन लेकर उसके बदले छोड़ता है। तो क्रियाशील जीव द्रव्य जो होता है वो ऑक्सीजन लेकर उसके बदले में क्या छोड़ता है? तो मीथेन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया छोड़ता है, या जल छोड़ता है, या कोबाल्ट छोड़ता है। तो क्या छोड़ता है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया छोड़ता है। क्रियाशील जीव द्रव्य ऑक्सीजन लेकर उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया छोड़ता है। जीव द्रव्य के कण ऊर्जा द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, यह गुण कहलाता है साइक्लोसिस या संसर्जकत्व, या ब्राउनिनियम गति, या अधिशोषण। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, संसर्जक। क्या है? संसर्जक तो जो है जीव द्रव्य के कण जो ऊर्जा का द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक गुण कहलाता है। तो ये संसर्जक कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण क्या है? तो कबूतर का अंडा, मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, या चिड़िया का अंडा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है कौन सा? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज कब हुई? तो कोशिका की खोज कब हुई? 1465, 1765, या 1665, या 1565। तो कोशिका की खोज कब हुई ये आपको बताना है। तो कोशिका की खोज 1665 में हुई। कब हुई? 1665 में कोशिका की खोज हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्या है? कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो कोशिका का बिजली घर क्या कहलाता है? गाल्जी काय, ER, या राइबोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का बिजली घर कौन सा कहलाता है? तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, या पावर हाउस। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। जीव द्रव्य का मुख्य अंश या वह निर्माता है। तो जीव द्रव्य का मुख्य अंश या निर्माता कौन है? वसा, प्रोटीन, जल, या लवण। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। जीव द्रव्य का मुख्य अंश या निर्माता प्रोटीन है। कौन सा है? प्रोटीन है।
प्रोटीन हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फिर है ग्लाइकोप्रोटीन्स, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा ही हो जाएगा? तो उपरोक्त में से दोनों, प्रोटीन हाइड्रोकार्बन से मिलकर म्यूकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स दोनों बनते हैं। सन 1888 में केंद्रक में गुणसूत्रों का पता किसने लगाया? रॉस हैरिसन ने, बिरकाउ ने, या बाल्डेयर ने, या स्ट्रासबर्गर ने? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, बाल्डेयर ने। सन 1888 में केंद्रक में गुणसूत्रों का पता बाल्डेयर ने लगाया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका के अंदर केंद्रक का पता 1831 में लगाया था। तो किसने लगाया था कोशिका में केंद्रक का पता? बाल्डेयर ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें रॉबर्ट ब्राउन हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का पता 1831 में लगाया था। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है तो किसमें होती है? जीवाणु कोशिका में, कवक कोशिका में, शैवाल कोशिका में, या पादप कोशिका में? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है? तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा जीवाणु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का सबसे छोटा अंगक है। तो कोशिका का सबसे छोटा अंगक कौन सा है? राइबोसोम, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम्स, या स्फेरिसोम्स? तो इसमें कौन सा है? कोशिका का सबसे छोटा अंगक कौन सा है? तो कोशिका का सबसे छोटा अंगक है राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा अंगक है राइबोसोम। आरएनए में थायमिन हटाया जाता है। आरएनए में थायमिन हटाया जाता है ग्वानिन से, एडेनिन से, यूरेसिल से, या साइटोसिन से? तो कोशिका में जो है आरएनए में थायमिन हटाया जाता है। किससे हटाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये हटाया जाता है यूरेसिल से। किससे हटाया जाता है? यूरेसिल से हटाया जाता है। आरएनए में थायमिन यूरेसिल से हटाया जाता है। केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं किसमें अनुपस्थित होते हैं? शशक के लाल रुधिर में, मेढक के श्वेत रुधिराणु में, या मेढक के लाल रुधिर में, या शशक के श्वेत रुधिराणु में? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्या है? खरगोश के लाल रुधिराणु में। ठीक है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं खरगोश के लाल रुधिर कणिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? जीवाणु कोशिका में, शैवाल कोशिका में, पादप कोशिका में, या जंतु कोशिका में? तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है किसमें? तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है किसमें? जंतु कोशिका में। किसमें? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मुख क्या है? मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं अमीबा में, यूग्लिना में, स्पंज में, या हाइड्रा में? तो किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये किसमें पाए जाते हैं? जल्दी करें। तो ये हो जाता है हाइड्रा में। क्या है? स्पंजक मुख के चारों ओर किसमें पाए जाते हैं? तो ये हाइड्रा में पाए जाते हैं। वर्ग सिलिएटा का सदस्य है ओपैलिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम? तो वर्ग सिलिएटा का सदस्य कौन सा है ये आपको बताना है। वर्ग सिलिएटा का सदस्य इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये पैरामीशियम हो जाएगा वर्ग सिलिएटा का सदस्य। कैंसर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है क्रोनोलॉजी, ओंकोलॉजी, सीरोलॉजी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कैंसर के इलाज से कौन सी विज्ञान संबंधित है? तो ये ओंकोलॉजी जो है ये कैंसर के अध्ययन के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का अवशोषी अंग है? पुच्छ कशेरुका, कृमि परिशेषिका, कर्णपल्लव की पेशिकाएं, या उपरोक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या है? मानव की अवशेषी अंग हैं तो पुच्छ कशेरुका, या कृमि रूप के परिशेषिका, या कर्णपल्लव पेशियाँ, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। पक्षियों का उद्भव सरीसृपों से होने का प्रमाण है। इनमें उपस्थित होती हैं सल्कों की, पुच्छों की, पंजों की, या रोगों की? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सल्कों की। क्या है? सल्कों की। पक्षियों का उद्भव सरीसृपों से होने का प्रमाण है। इनमें उपस्थित होते हैं सल्कों की। ठीक है, सल्कों की उपस्थिति होती है, इसके कारण पक्षियों का उद्भव सरीसृप से हुआ है, इसलिए पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीन की इकाई संरचना बनी होती है तो डीएनए की, आरएनए की, न्यूक्लियोटाइड की, या अंतःप्रद्रव्य जालिका की? तो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है डीएनए की। जीन की इकाई संरचना बनी होती है डीएनए की।
लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि इसमें उपस्थित होता है परजीवी क्रिया, खाद्य रिक्तिका, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या कैटाबोलिक एंजाइम। तो कैटाबोलिक एंजाइम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस लाइसोसोम में उपस्थित होता है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह झिल्ली जो कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु पारगम्य होती है क्या कहलाती है? तो आपको बताना है क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य कला या अर्धपारगम्य कला या फिर पारगम्य कला या कोशिका भित्ति। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्या है, अर्धपारगम्य कला या अर्धपारगम्य झिल्ली कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु पारगम्य होती है क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विनिषेचन का अर्थ क्या है? तो द्विनिषेचन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक नर युग्मक एक अंड के साथ संलयन, दो परागकणों के केंद्रक का संलयन, एक नर युग्मक का एक अंड और दूसरे का सहायक कोशिकाओं के साथ संलयन या दो अंडों का संलयन। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, एक नर युग्मक का एक अंड और दूसरे का सहायक कोशिकाओं के साथ संलयन, यह द्विनिषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विनिषेचन कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में उपस्थित अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? 23, 29, 33 या 108। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको बताना है, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 29। कितनी होती है? 29 होती है मानव में खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या मानव खोपड़ी में 29 होती है। कब्जा संधि पाई जाती है फीमर व अंशमेखला के मध्य, ह्यूमरस व अल्ना के मध्य, फीमर व अल्ना के मध्य या फीमर व श्रेणी मेखला के मध्य। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस और अल्ना के मध्य। ह्यूमरस और अल्ना के मध्य कब्जा संधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय गेंडों को सुरक्षित रखा जाता है तो किस में रखा जाता है? दुधवा नेशनल पार्क में, रणथंभौर राष्ट्रीय नेशनल पार्क में, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में या उपरोक्त में से सभी में। तो 86 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गेंडों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में गेंडों का, भारतीय गेंडों का सुरक्षित रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल का गढ़ है तो व्हेल किस गढ़ में आता है? तो ये क्या है, डर्मोटेप्टेरा में या साइनीरिया में या फिर हाइड्रिकाराइड में या सिटेसिया में। तो ये व्हेल जो है, व्हेल मछली है, इसका गढ़ कौन सा है? तो इसका गढ़ कौन सा हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। तो व्हेल मछली का गढ़ क्या कहलाता है? तो ये सिटेसिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? व्हेल मछली का गढ़ जो है ये सिटेसिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक कोशिकीय प्राणी है तो एक कोशिकीय प्राणी कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा मिजोजोआ या मेटाजोआ या अमीबा या फिर डायसीमिया। तो एक कोशिकीय प्राणी कौन सा हो जाएगा? तो एक कोशिकीय प्राणी क्या कहलाता है? अमीबा। एक कोशिकीय प्राणी अमीबा कहलाता है। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। तो ये एक कोशिकीय कहलाता है। पाद नलिकाएँ या ट्यूब फीट पाई जाती हैं कटल मीन में या कैटलफिश में या तिलचट्टे में या तारामीन में। तो ये जो तीन है, ये मछली तीन क्या है? मछलियाँ हैं तीन और एक तिलचट्टा है। तो इसमें किस में पाई जाती हैं? क्या है? पाद नलिकाएँ। तो पाद नलिकाएँ किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं तारामीन में, तारा मछली में ये पाई जाती हैं पाद नलिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक सिलेंट्रेटेड है तो समुद्री फैन, समुद्री अर्जिन, समुद्री खीरा या समुद्री मछली। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा समुद्री फैन। समुद्री फैन एक सिलेंट्रेटेड है। ठीक है, फिर कहा है कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं तो कॉलर कोशिकाएं स्पंजों में, सेंडक्रमी में, तारामीन में या हाइड्रा में। तो कॉलर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो कॉलर कोशिकाएं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं स्पंजों में। कॉलर कोशिकाएं स्पंजों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटोजोअन्स प्राणी हैं तो प्रोटोजोअन्स जो प्राणी हैं एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय या उपरोक्त सभी। तो प्रोटोजोअन्स जो हैं ये किस प्रकार के प्राणी हैं? तो ये एक कोशिकीय प्राणी हैं। किसके हैं? एक कोशिकीय प्राणी हैं जो प्रोटोजोअन्स होते हैं। वर्ग निमेटोडा का सदस्य है गोलकृमि, हुकवर्म, स्कैरिस या उपरोक्त सभी। तो इसमें वर्ग निमेटोड में कौन से सदस्य हैं?
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इसमें जो वर्ग निमेटोड में है ये सभी आते हैं। निमेटोड मतलब मेढक वर्गीय, तो मेढक वर्गीय में गोलकृमि, हुकवर्म और स्कैरिस ये सभी आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य का कुल है, तो मनुष्य का कुल कौन सा है? तो ये क्या है? वर्टिब्रेटा, मैमेलिया या होमिनिडी या एनिमलिया। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमिनिडी। ठीक है, होमिनिडी जो है यह मनुष्य का कुल है। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिस बुबेलिस, रेटस रटस या हीमोसेपियंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? हीमोसेपियंस या होमोसेपियंस। बिस बुबेलिस क्या है? भैंस का है। रेटस रटस क्या है? चूहे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं या फ्लैम सेल्स किस में पाई जाती हैं? सिलेंट्रेटा में, पोरीफेरा में या क्या है प्लेटीहेल्मिन्थेस में या स्कैहेल्मिन्थेस में। तो ये किस में पाई जाती हैं? ज्वाला कोशिकाएं। तो ज्वाला कोशिकाएं जो हैं ये पाई जाती हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती हैं। एबीज वर्ग के पक्षियों में कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं 4 जोड़े, 6 जोड़े, 16 जोड़े या फिर 12 जोड़े। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 16 जोड़े। एबीज वर्ग के पक्षियों में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो क्या है? एबीज वर्ग के पक्षियों में कपाल तंत्रिकाएं होती हैं 16 जोड़ी। कितनी होती हैं? 16 जोड़ी होती हैं। फिर क्या है? वर्ग क्रिस्टेशिया का सदस्य है। वर्ग क्रिस्टेशिया का सदस्य है प्रॉन, तिलचट्टा, टिड्डा, दीमक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रॉन। क्रिस्टेशिया वर्ग का प्रॉन है। फिर क्या है? मोलस्का से संबंधित है। तो मोलस्का से संबंधित कौन सा है? कटल मीन या फिर तारामीन या सिल्वर मछली या फिर समुद्री अर्चिन या पाइला। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कटल मीन या तथा शंभू। कटल मीन तथा शंभू जो है मोलस्का से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आहार नाल नहीं है। आहार नल नहीं होती है टेपवर्म में, गिलहरी में, सांप में या केचुआ में। तो आहार नाल किस में नहीं पाई जाती है? तो आहार नाल किस में नहीं पाई जाती है? तो आपको बताना है। आहार नाल गिलहरी में नहीं पाई जाती है। किस में? गिलहरी में आहार नाल नहीं पाई जाती है। भारतीय मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, ब्यूफा, क्या है? फेरेटिमा पास्थुमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राना टिग्रीना भारतीय मेढक का नाम है। फेरेटिमा पास्थुमा क्या है? तो ये होता है केचुआ। क्या होता है? ये होता है केचुआ। ठीक है, ये केचुआ का नाम है। ठीक है, भारतीय केचुआ का नाम है फेरेटिमा पास्थुमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है? इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इकाइनोडर्मेटा का सदस्य नहीं है तारामीन, स्कैरिस, फिर क्या है? आफिथ्रूफिस या समुद्री लिली। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा का सदस्य कौन सा नहीं है? तो ये स्कैरिस जो है ये सदस्य नहीं है। ठीक है, ये सदस्य नहीं है इकाइनोडर्मेटा का। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।